दिवाली के दिन जन्मी भाग्यलक्ष्मी की हाइट 5 साल की उम्र से बढ़ ही नहीं रही थी। इसलिए उसके माता पिता उसे लेकर बहुत परेशान रहते थे। ऐसे ही एक दिन विनोद अपनी बीवी से कहता है, भाग्या की माँ, अब तुम अपनी बेटी को कुछ काम सिखा दो, वरना इसके लिए कोई रिश्ता नहीं मिलेगा। एक तो बौनी है, फिर ऊपर से इसे अगर कोई काम नहीं आया तो इसकी शादी होना बहुत मुश्किल हो जाएगी। जी आप चिंता मत कीजिए, मैं भाग्या को पूरा काम सिखा दूंगी और साथ ही पढ़ाई लिखाई भी, जिससे वो जो करना चाहे वो कर सकती है। अच्छा, अब तो तुम भाग्या की पढ़ाई लिखाई में भी पैसा खर्चा करोगी। अरे बेकार में पैसे बर्बाद मत करो। हो सके तो इसकी शादी के लिए कुछ पैसे रख दो और बाकी हमारे भविष्य में काम आएगा। अजी कैसी बात कर रहे हो आप? अपनी बेटी की भलाई सोचने के बजाय आप अपना सोच रहे हो। हाँ, अपना ही देखूंगा। पता नहीं कौन से पाप की सज़ा मिल रही है मुझे, जो ये बौनी मेरे घर में पैदा हो गई। अगर आपको लगता है भाग्य के पैदा होने से हमारी किस्मत खराब हो गई है तो आप बोल दो, और अगर आपका मन हो तो आप हम माँ बेटी को त्याग भी सकते हो और आप जा सकते हो। मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मैं अपनी बेटी के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी। वाह अनीता, अपनी बौनी बेटी के लिए अपने पति को ठुकरा रही हो तुम। देख लेना, बहुत पछताओगी एक दिन तुम। कोई बात नहीं, जिस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं पछता रही हूँ वो मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। भले ही मैं मर जाना पसंद करूँगी, लेकिन ऐसे इंसान के साथ मैं नहीं रह सकती जो मेरी बेटी के बारे में उल्टा सीधा बोले या उल्टा सीधा सोचे। ठीक है, फिर आज से क्या, अभी से तुम्हारा और मेरा रिश्ता यहीं ख़त्म करता हूँ। ना मैं तुम्हें जानता हूँ, ना तुम मुझे जानती हो। विनोद अपनी बातें पूरी करते ही सारे रिश्ते नाते तोड़कर घर से निकल जाता है और अब अनीता अपनी 10 साल की बेटी के साथ साथ रहती है। और इसी तरह वक्त गुजरता है। समय के साथ साथ भाग्या पढ़ाई में और खाना बनाने में भी बहुत अच्छी हो जाती है। और ऐसे ही एक दिन वो अपनी माँ से पूछती है, माँ मेरी लंबाई इतनी छोटी क्यों है और लोग मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं, मुझे कितना कुछ सुनना पड़ता है। अपनी ऐसी हालत के लिए काश आप मुझे जन्म ही ना देती तो अच्छा होता। खबरदार, दोबारा ऐसी बात की तो क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था? देख भाग्या, मैंने बहुत मेहनत की है तुझे इस जगह पर पहुंचाने के लिए, और तू है कि बस कुछ लोगों की वजह से उम्मीद छोड़ रही है। लेकिन माँ, मेरी सभी सहेलियों की शादी हो गई और उनको नौकरी भी मिल गई, लेकिन मुझे पता है ना मुझे नौकरी मिलेगी ना ही मेरी शादी हो पाएगी। दिल छोटा नहीं करना चाहिए, भगवान ने हर किसी के लिए जीवन साथी चुना है, बस कुछ वक्त लगेगा पर मिलेगा ज़रूर। माँ बेटी बात कर ही रहे होते हैं, तभी उनके घर भाग्यलक्ष्मी के लिए एक रिश्ता आता है और लड़का उसी की तरह बौना था। दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और भाग्यलक्ष्मी की शादी कार्तिक नाम के लड़के से हो जाती है। कार्तिक के घर में उसकी माँ, भाभी और भैया रहते थे। एक सुबह रूपा अपनी देवरानी का मजाक बनाते हुए कहती है, अरे भाग्या, तुम्हारा कद इतना छोटा है कि तुम ठीक से चूल्हे तक नहीं पहुंच सकती। वाह, क्या बहू लेके आई है माँ जी, बोनी बहू। दीदी, मुझे अपने घर पर जमीन पे चूल्हे पे खाना बनाने की आदत है। आप मुझे कुछ ऊंची चीज़ ला कर दे दीजिए ताकि मैं आप सबके लिए गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाना बना सकूं। अच्छा, तुम्हें खाना बनाना आता है? तुम हो ही इतनी सी, क्या तुम बना लोगी इतने लोगों का खाना? अरे क्या हुआ, इतना शोर किस बात का हो रहा है? और भाग्या बहू, अभी तक नाश्ता क्यों नहीं बना? अब क्या नाश्ता कल देगी? अरे माँ जी, आपकी बौनी बहू चूल्हे तक तो पहुँच नहीं पा रही, इसीलिए अब तक कुछ बन नहीं पाया। बस इतनी सी बात। रुक, मैं अभी इसका इंतज़ाम करती हूँ। ले, इस पे चढ़कर नाश्ता बना।
बहुत भूख लग रही है। वाह माँ जी, बहुत बढ़िया, क्या उपाय निकाला है आपने। अब बनाएगी आपकी बहू खाना, मैं तो चली अब। भाग्यलक्ष्मी की जेठानी दिखने में बहुत खूबसूरत थी और उसके नखरे तो बाप रे बाप, इसलिए उसकी सास भी उसे बहुत पसंद करती थी। बेचारी भाग्यलक्ष्मी बिना कुछ बोले पूरा नाश्ता बनाकर टेबल पर रख देती है और सभी नाश्ता खा रहे होते हैं। तभी रूपा नाश्ता देखकर कहती है, ये क्या बना दिया। सुबह सुबह इतना हैवी नाश्ता कौन खाता है। मैं ये नाश्ता नहीं खाने वाली। अरे बहू, क्या हो गया, एक बार खा कर तो देख। कभी कभी अलग भी खाना खा लेना चाहिए। वैसे भी आज पहली बार बनाया है इसने, तो खा ले। क्या बात करती हो माँ जी, मैं इतना ऑयली खाना खाऊं। इससे मेरी खूबसूरती में कोई खराबी आ गई तो मैं क्या करूंगी। सुनो भाग्या, मेरे लिए गार्लिक टोस्ट बना दो। आता तो है ना। जी मैं बना लूंगी, आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। भाग्यलक्ष्मी ब्रेड निकालकर गार्लिक टोस्ट बनाने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर कार्तिक आता है और कहता है, अरे भाग्या, बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनाया तुमने, खाकर तो मज़ा ही आ गया। तुम्हारे हाथ में जादू है, जादू। अरे बड़ी बहू, खा कर तो देखिए नाश्ता, बहुत ही स्वादिष्ट बना है। ऐसा नाश्ता आज से पहले कभी भी नहीं खाया है मैंने। बनाया तो बहुत अच्छा है। भाग्या, मेरे लिए कुछ और बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यही खाने वाली हूँ। रूपा बहू, उसे बोल दे दोपहर के खाने की भी तैयारी कर ले और घर का सारा काम कर दे। मेरी बड़ी बहू को कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए तो कार्तिक की शादी मैंने इस बौनी से करवाई है। बेचारी भाग्या, इसका तो पति भी कुछ नहीं कमाता है। आखिरकार बोना पति क्या काम करेगा। दिवाली आ रही है, इसका पति इसे क्या ही देगा दिवाली में। मैं तो साफ मना कर दूंगी आपके बड़े बेटे को इनको पैसे देने के लिए। अरे हाँ, मेरा बेटा इतनी मेहनत करता है, क्यों इन पर पैसे लुटाने के लिए। ना बाबा ना, मैं भी साफ मना कर दूंगी अपने बेटे को इन पर खर्चा करने के लिए। तो ये दोनों क्या करेंगे अब दिवाली में। अब तो बस 2 महीने ही रह गए हैं दिवाली में। अगर कोई काम करते हैं तो ठीक है, वरना ये अपना अपना सोच लें। अब तक एक का खर्चा उठा रहे थे हम, और अब एक और आकर बैठ गई। हाँ, ना जाने मैंने कौन सा पाप किया था जो मेरे घर ये मेरी कोख से पैदा हो गया। इसकी शादी तो कर दी, लेकिन अब मुझसे इन दोनों के खर्च उठाए नहीं जाएंगे। ऐसे ही वक्त निकलता गया और रूपा भाग्यलक्ष्मी और कार्तिक को घर से निकालने की साजिश करने लगती है। भाग्यलक्ष्मी की पहली दिवाली थी और रूपा उसको उसी वक्त घर से निकाल देती है और बोनी बहू दिवाली की पूजा बिना किए ही रह जाती है। तभी कार्तिक उदास होकर कहता है, भाग्या, तुम कितनी बदसूरत हो। भाग्या, तुम कितनी बदकिस्मत हो। आज तुम्हारी पहली दीपावली थी और आज ही हमें घर से निकाल दिया। और तुम्हारी शादी भी एक ऐसे इंसान से हुई है जो ना ही कुछ काम करता है और ना ही पढ़ा लिखा है। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। जब तक आप मेरे साथ हो, मेरी रोज ही दिवाली है। अब मैं अपना घर बनाऊंगी, उसके बाद ही दिवाली की पूजा करूंगी। ऐसा कैसे होगा, ना तो कोई नौकरी है मेरे पास और ना ही कुछ खाने पीने के लिए पैसे हैं। मेरे पास कुछ गहने हैं जो माँ ने मुझे शादी के वक्त दिए थे, उसे बेचकर हम एक खाने का ठेला खोलते हैं। वैसे भी अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, ये बात तुमने बहुत सही कही। फिर ना हम यही काम करते हैं। और तुम्हें पता है, तुम ना बहुत अच्छा खाना बनाती हो, जो तुम्हारे हाथ का खाना खाएगा वो बार बार आएगा। भाग्य और कार्तिक अपना छोटा सा ढाबा खोल लेते हैं और वक्त के साथ साथ वो बहुत अच्छा चलने लगता है। धीरे धीरे भाग्यलक्ष्मी ने अब अपना घर भी ले लिया था और दोनों खुशी खुशी उसमें रहने लगे। एक दिन भाग्यलक्ष्मी और कार्तिक अपने ढाबे में काम कर रहे होते हैं। तभी उनको उनकी फैमिली गरीबी की हालत में रास्ते से जाते हुए दिखाई देती है और दोनों पति पत्नी उन्हें अपने पास बुलाते हुए कहते हैं, माँ, क्या हुआ आप लोगों को। क्या बताऊं बेटा, तेरा बड़ा भाई जुए में घर हार गया और खुद जेल चला गया और हमें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। कोई बात नहीं माँ जी, हम हैं ना, अब आप हमारे साथ रहिएगा, हम सब मिलकर रहेंगे।
और जेठानी जी आप भी हमारे साथ रहिएगा। मुझे माफ़ कर दो भाग्या, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, लेकिन तुमने सब कुछ भूल के मुझे अपना लिया। सभी लोग एक साथ मिलकर रहने लगे और मिलकर काम करने लगे। वक्त बीतने लगा और आज पहली बार बौनी बहू की दिवाली पूरे परिवार के साथ होती है। तभी भाग्यलक्ष्मी कहती है, अब जाकर मेरी दिवाली की पूजा सफल हुई है। दिवाली की पूजा तो मैंने कई बार की है, पर अब जाकर मेरी दिवाली की पूजा सह परिवार हुई है। आज जाकर हमारी बहू की दिवाली पूजा पूरी हुई।